अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस को इस्तेमाल करते हुए डाटा को डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करते हो, डाटा को रीड करते हो, अपडेट करवाते हो और डिलीट करवाते हो। हम एक कंप्लीट CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस। सबसे पहले मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक फॉर्म है जिसके अंदर नेम और ईमेल है। आप इसके अंदर मल्टीपल इनपुट्स ऐड कर सकते हो। हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू देते हैं, जिस तरह से मैं नेम की जगह यहाँ पे दे देता हूँ आंसर, और यहाँ पे आंसर, और ईमेल की जगह मैं दूंगा answer@gmail.com। आप यहाँ पे कोई और देना चाहो आप दे सकते हो। उसके बाद मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा। ऊपर मेरे पास मैसेज आ जाएगा डाटा सेव, और जो डाटा मैंने ऊपर सेव किया है वो डाटा मेरे पास रियल टाइम में नीचे शो हो जाएगा। अब इस डाटा को अगर मैं अपडेट करना चाहूँ तो एडिट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो डाटा है ये वाला डाटा इसी फॉर्म के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे आंसर लिखा हुआ था, अब यहाँ पे करता हूँ answer2 और ईमेल भी कर देता हूँ answer2@gmail.com और फिर करता हूँ अपडेट बटन के ऊपर क्लिक। इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखिए मेरे पास डाटा रियल टाइम में अपडेट हो गया। अब अगर इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट करने के लिए डिलीट वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये वाला डाटा मेरे पास डिलीट हो जाएगा और रियल टाइम में डिलीट होगा। इस वीडियो के अंदर आप ये कंप्लीट फंक्शनैलिटी सीखोगे फ्रॉम स्क्रैच। अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर्स हो, आपके लिए बेस्ट वीडियो है। आप इसको जीरो से स्टार्ट करके हीरो बन सकते हो। अगर आप चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि ये आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपने कोई भी खाली फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल को ओपन करने के लिए आप कंट्रोल और बैक डिस्क को इकट्ठा प्रेस करोगे तो आपकी ये शॉर्टकट की है जिसकी मदद से आप टर्मिनल को ओपन कर सकते हो। ये आपका टर्मिनल आ गया। इसके अंदर आप पहले कमांड लिखोगे यहाँ पे npm create और with@latest और फिर इसको कर देना आपने इंटर करोगे। आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दोगे। यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे। हम इसका नाम रखेंगे माई ऐप। आप इसको माई CRUD ऐप या जो भी नाम रखना चाहो रख सकते हो। फिर इंटर करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं क्या वनीला, जावास्क्रिप्ट, वीयू, रिएक्ट, प्री रिएक्ट, लाइट, किसके अंदर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो। तो आपने फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट, तो आपने प्लेन जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट करके फिर इंटर कर देना। इंटर करोगे आपके पास माई ऐप के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर तमाम नेसेसरी फाइल्स मौजूद है। फिर आपने ये 3 कमांड्स को बारी बारी लिखना है। सबसे पहले आप यहाँ पे कमांड लिखोगे cd और माई ऐप, फिर आपने कर देना इंटर। फिर सेकंड आप यहाँ पे कमांड लिखोगे npm इंस्टॉल। आप इसको इंस्टॉल लिख दो या जस्ट आई लिख दो तब भी कोई मसला नहीं। फिर आप किसको कर दो इंटर करोगे तो आपके npm जो पैकेजेस हैं, नोड मॉड्यूल्स, वो सारे इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। जब ये आपकी कमांड कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपने यहाँ पे तीसरी कमांड देनी है npm run div। ये आपका npm इंस्टॉल हो गया। अब हम थर्ड कमांड लिखेंगे npm run div। हमने यहाँ पे लिखना है npm और थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं npm run और div। फिर इसको आपने कर देना इंटर करोगे तो आपके पास एक URL बन जाएगा जिस पर आप अपने प्रोजेक्ट को देख सकते हो। ये हमारे पास एक URL बन गया। इसके ऊपर आप होवर करो और फिर फॉलो लिंक के ऊपर क्लिक कर दो तो आपके पास जो भी ब्राउज़र होगा उसके अंदर इस लिंक को ये देगा। अब लिंक को ओपन होगा जिस प्रोजेक्ट है और इसके अंदर बेसिक सा ये काउंटर लगा हुआ है। अब इस टर्मिनल को हम यहाँ पे नीचे कर देंगे क्योंकि अभी हम इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर आपने आ जाना माई ऐप के अंदर। माई ऐप के अंदर आपके पास सबसे पहले फाइल है index.html। index.html के अंदर यहाँ पे आईडी लगी हुई है ऐप। जिस तरह से अगर आपने रिएक्ट में कहा तो उसके अंदर भी ऐप आईडी लगी होती है, उसके अंदर ऐप भी लगी होती है और किसी के अंदर रूट भी लगी होती है। तो आप इसको डिलीट कर दो। हमने इसके अंदर प्योर जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है। फिर हमारे पास आ रहा है ये counter.js, इसको भी डिलीट कर दो क्योंकि अब इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपके पास आ रहा है javascript.svg, आपने इसको भी डिलीट करना है। इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद आपके पास फाइल main.js, आप इसको ओपन करो। इसके अंदर ये आपका काफ़ी कोड लिखा हुआ है। आप इस सारे को डिलीट कर दो, जस्ट ये स्टाइल वाली फाइल इसके अंदर रहने दो। फिर style.css के अंदर आओ और ये जितना भी पहले से मौजूद कोड है ना, इस सारे को हम कर देंगे यहाँ से डिलीट क्योंकि हमें ये कोई भी कोड नहीं चाहिए। फिर हम अपने पेज को अगर विजिट करेंगे तो हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। अब इसके अंदर कोई भी चीज़ मैं लेके यहाँ पे सेव करके चेक करूँगा तो मेरे पास वही चीज़ यहाँ पे प्रिंट होगी। अब मैंने वहाँ पे FF लिखा, FF प्रिंट हो गया। या आप टॉप पे देखो तो मेरे पास FF प्रिंट हो गया। अब मुझे इसके अंदर FF प्रिंट नहीं करवाना। सबसे पहले हम इसके अंदर एक फॉर्म बनाएंगे। तो सिंपली आप एक डिव लोगे जिसको आपने क्लास लगा देनी है फॉर्म
इसके अंदर आपने एक और डिव लेनी है। सबसे पहले आप इसको एक क्लास लगाओगे नोटिफाई के लिए। यहाँ पे हम फॉर्म, इसके अंदर हम एक डिव जिसको हम क्लास लगा देंगे नोटिफाई। इसके अंदर हमने अपने नोटिफिकेशन शो करवाने हैं। फिर इसके नीचे हम एक और इनपुट का टैग लेंगे। इसके हमारी टाइप होगी टेक्स्ट और आईडी हम इसको देंगे नेम। और फिर इसके अंदर प्लेस होल्डर देंगे इंटर नेम, या आप जस्ट नेम लिख दो तभी कोई मसला नहीं। फिर इसको आप कॉपी पेस्ट करो। अब सेकंड की आप टाइप कर दो यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे इसकी आईडी कर दो आप ईमेल, क्योंकि इसके अंदर हमने आईडी को स्टोर करवाना है। फिर इसके नीचे हमने यहाँ पे भी आप लिख दो ईमेल, कि यहाँ पे आप इंटर ईमेल करो, और डॉट डॉट लगा दो ताकि आपका प्लेस होल्डर थोड़ा सा सही से डिस्प्ले हो। ठीक हो गया। अब इसके नीचे पे एक लो बटन का टैग, और इसके अंदर आप टेक्स्ट टू सेव। अब सेव के अंदर आपने यहाँ पे इसको आईडी लगानी है। आईडी आपने इसको लगानी है सेव, और साथ में आपने इसको क्लास लगा देनी है सेव अंडरस्कोर BTN, सेव अंडरस्कोर BTN। फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लो, और जहाँ पर सेव लगा है उसको आप कर दो अपडेट, क्योंकि एक हमें बटन चाहिए अपडेट के लिए भी। और जहाँ पे हम इसको कर देंगे अपडेट, और यह जहाँ पे आपका सेव लगा हुआ है वहाँ पे आप कर दो अपडेट फॉर्म। आईडी इसको कर दो अपडेट अंडरस्कोर फॉर्म। ठीक हो गया। अब इसका हम अगर ओवरव्यू देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये फॉर्म आ गए, इनपुट के 2 टैग आ गए, इसके साथ 2 बटन के टैग आ गए। अब इनको हमने स्टाइल करना है, तो स्टाइल करने के लिए सिंपली आप स्टाइल और CSS के अंदर आओ, यहाँ पे स्टार मार्क लगाओ, मार्जिन 0, यहाँ पे आप पहले लगाओगे इसको मार्जिन 0, साथ में पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। फिर टेक्स्ट डेकोरेशन, तो टेक्स्ट डेकोरेशन भी आप इसको लगा दोगे यहाँ पे नन। और फिर लिस्ट स्टाइल भी आप कर दोगे यहाँ पे नन। फिर हमारे पास फॉर्म वाली डिव आ गई, उसको हमने सिलेक्ट किया, और इसके अंदर आप लगाओ इसको विड्थ इसको आप कर दो 300 पिक्सल। फिर मार्जिन इसको 0 और ऑटो कर दो ताकि ये आपके पास सेंटर में आ जाए। और फिर आप इसको पैडिंग लगा दो 2 पिक्सल, या इसको आप लगा दो 2 RM इसका बनेगा ऑलमोस्ट 32 पिक्सल, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है बॉडी के ऊपर लगा हुआ वो होता है 16 पिक्सल। अब इस फॉर्म के अंदर हमारे पास जो इनपुट का टैग है उनको हम सिलेक्ट करेंगे। इसको हम सबसे पहले लगा देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, ताकि अलग अलग लाइन के अंदर आ जाएं। फिर हम इसको कर देंगे विड्थ 100%, और साथ में मार्जिन इसको हम कर देंगे 1 RM और 0। साथ में हम इसको लगा देंगे पैडिंग इसको हम कर देंगे 5 पिक्सल टॉप बॉटम से, और लेफ़्ट राइट से 2 पिक्सल, बल्कि 5 हम लगाएंगे पिक्सल नॉट RM, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पिक्सल। 5 पिक्सल सेव करेंगे। अब इसको चेक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म आ गया। अब इसके नीचे हमारे पास ये बटन्स आ रहे हैं, तो बटन को हम स्टाइल करेंगे। उसके लिए भी सिंपली हमने यहाँ पे फॉर्म को सिलेक्ट किया। फॉर्म के अंदर जो बटन के टैग हैं इसको हम लगाएंगे विड्थ, यहाँ पे इसको हम लगा देंगे 100%, ताकि 100% विड्थ को ये कंटेन कर लें। फिर इसको हम लगा देंगे बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर इसको हम लगा देंगे RGBA, और यहाँ पे इसको हम लगा देंगे, बल्कि इसको हम रेड ग्रीन और ब्लू लगाएंगे। रेड इसको हम लगा देंगे 5, और ग्रीन इसको हम लगा देंगे 65, और साथ में ब्लू हम लगा देंगे 5। ये वाला कलर बन जाएगा हमारे पास एक ग्रीन टाइप। और फिर इसके ऊपर हम लगा देंगे फ़ॉन्ट कलर इसको हम कर देंगे वाइट, और साथ में पैडिंग इसको हम कर देंगे 10 पिक्सल टॉप बॉटम से, और लेफ़्ट राइट से 0। फिर इसको ऊपर हम ट्रांजिशन अप्लाई कर देंगे 0.2 सेकेंड ईज इन आउट, ये ट्रांजिशन लग गई। अब इसके नीचे हमारे पास इसको हम लगा देंगे कर्सर, हम इसका कर देंगे पॉइंटर, सेव करेंगे। अब इसको चेक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये आ गया। अब इसका बॉर्डर यहाँ पे आपका 1 पिक्सल और सॉलिड, और साथ आप लगा दो इसको ये ग्रीन वाला कलर RGBA, ये वाला रेड ग्रीन और ब्लू। ठीक हो गया। और आउटलाइन इसकी आप कर दो यहाँ पे नन, आउटलाइन आप इसकी कर दो यहाँ पे नन। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम सेकंड लाइन के अंदर कर लेंगे। अब ये बटन के ऊपर हम होवर करेंगे तो इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे बटन को, और यहाँ पे हम देख करेंगे बटन के ऊपर हम जब करें होवर करने के बाद जो हमारे पास बटन है ना, इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर हो जाए इसका ट्रांसपेरेंट, और साथ में फ़ॉन्ट कलर इसका हम थोड़ा सा कर देंगे चेंज, फ़ॉन्ट कलर इसका हम कर देंगे ग्रीन वाला। सेव करेंगे। अब इसके ऊपर हम होवर करेंगे तो हमारे पास ये बटन का खूबसूरत सा स्टाइल आ गया। ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास है अपडेट वाला बटन, उसको हमने डिस्प्ले नन कर देना ताकि आपका शो ना हो, सिर्फ हमारे पास सेव वाला बटन शो हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे अपडेट को सिलेक्ट करेंगे। अपडेट
फॉर्म जो हमने यहाँ पे आईडी लगाई हुई थी, ये हमने इसको ये क्लास लगाई, बल्कि इसको टैग कर लेंगे अपडेट BTN, और यहाँ पे हम करेंगे अपडेट BTN। इसको हम कर देंगे यहाँ पे मार्जिन से काम कर देंगे 1 REM टॉप बॉटम से, लेफ़्ट राइट से 0। सेव किया और ये इनके दरम्यान स्पेस बन गई, और साथ में हम इसको लगा देंगे डिस्प्ले नन यहाँ पे, ताकि ये हमें नज़र भी ना आए। फिर चाहे आप इसका मार्जिन हटा भी दो, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने इसको इसी आईडी के ऊपर शो करवा देना है। फिर इसके नीचे आपने 2 क्लासेस लगा देनी है। एक आपने क्लास लगा देनी है शो के नाम से, जिसको आप कर दो डिस्प्ले ब्लॉक, या आपने ऐसे लगा देनी है, इसको हमने यूज़ करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। फिर आप क्लास लगा दोगे यहाँ पे हाइड, और हाइड को हम कर देंगे डिस्प्ले नन, कि आपको ये आइटम नज़र ना आए। ठीक हो गया, ये 2 क्लासेस लग गई, एक आपके पास शो की क्लास लग गई और एक आपकी हाइड की लग गई, और आपका HTML और CSS का ऑलमोस्ट कोड कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे जब हम टेबल लेंगे तो टेबल के अंदर हम अलग से स्टाइलिंग जो अप्लाई कर लेंगे। अब आपने आ जाना main.js के अंदर। main.js के अंदर सबसे पहले आपने फायरबेस को इनिशियलाइज़ करना है। तो फायरबेस को इनिशियलाइज़ करने के लिए आप आओगे यहाँ पे इस वेबसाइट को आपने विजिट करना firebase.google.com, और यहाँ पे आपके पास बटन आ रहा है गो टू कंसोल। आपने गो टू कंसोल के ऊपर क्लिक करना है। ये हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बनाए थे। अब इसके अंदर हम यहाँ पे कर लेंगे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक, ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर इसको आपने क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे इंटर योर प्रोजेक्ट नेम, तो इसको हम कर देंगे CRUD ऐप, यहाँ पे हम कर देंगे CRUD ऐप, और ये हमारे पास नीचे अगर अवेलेबल होता है, हमारे पास अवेलेबल हो गया। फिर आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे, फिर आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा गूगल एनालिटिक्स फॉर योर फायरबेस प्रोजेक्ट। इसको आपने अभी अनचेक कर देना है, क्योंकि अभी हमें गूगल एनालिटिक्स नहीं चाहिए। फिर आपने क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका प्रोजेक्ट जहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। थोड़ी सी देर लगेगी जैसे ये सर्कल कंप्लीट होगा। ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। फिर आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर आपने क्लिक किया तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। बस ये इंटरफेस आ रहा है। आपने इस सेटिंग वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना, चाहे आप यहाँ पे क्लिक कर दो, या आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं iOS, एंड्रॉयड या वेब, आप इनमें से किसी के ऊपर सेलेक्ट कर लो, या आप इन सेटिंग वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दो। तो मैं यहाँ पे वेब के ऊपर क्लिक कर दूंगा। इस पर मैंने क्लिक किया, आप वहाँ पे भी क्लिक कर दोगे तो आप भी कोई मसला नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे आएगा कि रजिस्टर योर ऐप, मतलब इसके अंदर आपने अपनी ऐप को रजिस्टर करना है। तो हम यहाँ पे इसको क्या नाम देंगे, हम इसको कर देते हैं CRUD ऐप। जो हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा है वही हम कर देंगे ऐप का नेम। और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है आल्सो सेटअप फायरबेस होस्टिंग। तो अभी हमने फायरबेस होस्टिंग को सेटअप नहीं करना, जस्ट आपने रजिस्टर ऐप के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप रजिस्टर ऐप के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास ये सेकंड वाला बटन इनेबल हो जाएगा। इसके अंदर आपके पास आ रहा है फायरबेस SDK, ऐड SDK टैग ऐड करना है, या आपने NPM के थ्रू ऐड करना है। तो आपने NPM को सिलेक्ट कर लेना है, और ये आपके पास जो नीचे वाला कोड आ रहा है यहाँ पे आपने कॉपी वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। ये सारा आपका कॉपी हो गया, और आपने main.js के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करोगे फिर आपने गो टू कंसोल के ऊपर क्लिक कर देना है, कंटिन्यू कंसोल के ऊपर। ठीक हो गया। अब ये आपका प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया। अब इसके अंदर आप इसको भी डिलीट कर दो, ये ऊपर वालों को भी आप डिलीट कर दो। डिलीट कर दिया, और ये आपके पास सारा ऐड SDK फॉर योर प्रोडक्ट्स टू दैट यू वांट टू यूज। तो बेशक आप इसको भी डिलीट कर दो, ये आपके कमेंट्स हैं, लेकिन आप कमेंट लगे रहने दो। फिर इसके बाद आपने आ जाना अपने कंसोल के अंदर। यहाँ पे आपने बिल्ड के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पे आ रहा है ऑथेंटिकेशन, ऐप चेक, फायरस्टोर, रियल टाइम डाटाबेस। तो आपने रियल टाइम डाटाबेस को सिलेक्ट कर लेना है। रियल टाइम डाटाबेस को सिलेक्ट करोगे आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट डाटाबेस। तो आपने क्रिएट डाटाबेस के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट डाटाबेस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास एक न्यू जो मॉडल है वो ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास आ रहा है यहाँ पे स्टार्ट इन लॉक मोड या स्टार्ट इन टेस्ट मोड। तो आपने स्टार्ट इन टेस्ट मोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट इन टेस्ट मोड के ऊपर क्लिक करोगे फिर आपने इसको कर देना इनेबल। इनेबल करने के बाद आपका ये जो रियल टाइम डाटाबेस है वो इनिशियलाइज हो जाएगी। यहाँ तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। आप जो भी आप वहाँ डाटा दोगे आपके पास यहाँ पे शो होगा। फिर आपने आ जाना अपने main.js के अंदर। यहाँ पे आपने लिखना इम्पोर्ट, यहाँ पे ऊपर इम्पोर्ट लिखोगे। फिर आपने यहाँ पे लगानी कर्ली ब्रैकेट्स गेट डाटाबेस, यहाँ पे आप गेट डाटाबेस, और इससे बाहर आपने आके लिखना फ्रॉम, और यहाँ पे आप लगाओगे फायरबेस। यहाँ पे अभी आपके पास ये नीचे फायरबेस वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। आपने यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने एक न्यू जो टर्मिनल है उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल बनाओगे और इस फोल्डर के अंदर आपने नेविगेट करना है। तो ये आपके पास आ रहा है ये फोल्डर। यहाँ तक आपने यहाँ पे लिखना है CD माई ऐप और एंटर किया।
इसके अंदर अब जस्ट आपने लिखना है npm i और फायरबेस के मुझे इसके अंदर फायरबेस को इंस्टॉल करना है। फिर आपने इसको कर देना इंटर, तो आपका 1 मिनट लगेगा, आपकी फायरबेस इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। फिर आपके फायरबेस के जो पैकेजेस हैं उनका यूज़ कर सकते हो। अब ये हमारे पास फायरबेस की कमांड कंप्लीट हो गई। अब हमने यहाँ पे लिखना है फायरबेस, तो हमारे पास नीचे सजेशंस आ जाएंगे। आपने फायरबेस को सिलेक्ट करना है, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे डाटा डाल लेना है। ठीक हो गया। अब आपकी जो गेट डाटाबेस है इसके अंदर स्टोर होगी। इसको आपने नीचे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देना है। आप यहाँ पे लोगे कॉन्स्टेंट, इसको आप नाम दोगे db इज इक्वल गेट डाटाबेस, जो ऊपर आपने फंक्शन कॉल किया है इसके अंदर आपने ऐप को पास कर देना है, इस ऐप को जिसके अंदर ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन ऐड है। ठीक हो गया। अब इसके नीचे आपने आ जाना है और यहाँ पे आप लोगे नोटिफाई, जो आपके पास डिव है उसके वेरिएबल के अंदर यहाँ पे आप लिखोगे नोटिफाई कॉन्स्टेंट नोटिफाई इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर के अंदर आप यहाँ पे लगाओगे डॉट, क्योंकि आपने इसे बाई क्लास सेलेक्ट करना है। तो डॉट लगा के आप यहाँ पे नोट क्लास को कॉपी करो और यहाँ पे पास कर दो। फिर इसको आप चेक करने के लिए कि ये आप इसके अंदर स्टोर है कि नहीं, तो आप इसके अंदर इनर HTML दे के कोई भी टेक्स्ट लिख के इसके अंदर आप चेक कर सकते हो। मैं इसको 43 लिख के सेव करूँगा, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारे पास 43 प्रिंट हो गया। तो आप यहाँ पे ख़त्म कर दो। ठीक हो गया। यहाँ पे आप जस्ट इसको एक वेरिएबल के अंदर रहने दो। यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉन्स्टेंट, जिसके अंदर हमने ये जो बटन है सेव BTN वाला इसको स्टोर करवाना, तो हम यहाँ पे लेंगे कॉन्स्टेंट, इसको हम नाम देंगे सेव डाटा BTN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। यहाँ पे हम क्वेरी सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर हम इस बटन की ID को पास कर देंगे। अब इस बटन की ID हमारे पास है सेव, इसको हम कॉपी करेंगे मेन डॉट जिसके अंदर हैश लगा के इसको हम पास कर देंगे। फिर हम यहाँ पे करेंगे सेव BTN डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, किसके ऊपर आप इवेंट लगाओ, कौन सा, क्लिक का, कि जब भी यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे, क्लिक करने के बाद आपके पास एक फंक्शन चल जाए, उस फंक्शन का हम नाम देंगे सेव डाटा। ठीक हो गया। अब इस सेव डाटा जो फंक्शन है इसको हम ऊपर यहाँ पे कॉल कर लेंगे। यहाँ पे हम एक फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सेव डाटा, और यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स लेंगे, एक नेम के नाम से और एक हम लेंगे ईमेल के नाम से, जिसके अंदर हमने जो इनपुट के अंदर वैल्यू देंगे उसको हमें स्टोर करवाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्टेंट नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर के अंदर हम इसकी ID पास कर देंगे नेम वाली, और इसके बाहर आगे लिखेंगे डॉट वैल्यू, जो इसके अंदर हम वैल्यू देंगे वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। और इसको हम कॉपी पेस्ट किया नीचे। सेकंड हम देंगे यहाँ पे ईमेल, और सेकंड इनपुट की फील्ड है उसको भी हमने ID लगाई हुई है ईमेल, तो हम यहाँ पे भी ईमेल को पास कर देंगे। फिर यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ आपकी जो नॉट नेम होता है कि अगर आप इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं देते, या आप नॉट ईमेल रखते हो, या आप ईमेल जो इनपुट है उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं देते, आपका जो नोटिफाई है इसके अंदर डॉट इनर HTML या आप इसके अंदर इनर टेक्स्ट का इस्तेमाल कर दो। तो यहाँ पे हम इनर टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे इनर, और इसके इनर टेक्स्ट के अंदर आप ऐड कर दो प्लीज़ फिल फॉर्म, प्लीज़ फिल फॉर्म या प्लीज़ फिल इनपुट्स, जो भी आप इसको टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहो। अब इसको एज इट इज़ मैं यहाँ पे करूँगा सेव के ऊपर क्लिक, तो हमारे पास ऊपर आ गया प्लीज़ फिल फॉर्म। अगर हम फॉर्म को फिल करेंगे तब आपके पास ये जो फंक्शन है वो वर्क करेगा, इससे आगे वाला। अब उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है इन वैल्यूज़ को हमने स्टोर करवाना है डाटाबेस के अंदर। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक सेट, और एक हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है, जैसे हम सेट को यहाँ पे लिखेंगे और ऊपर भी हमने यहाँ पे इसको कॉल कर लेना है। जब आप NPM पैकेजेस हैं उनके अंदर काम कर रहे होगे तो जैसे आप सेट को कॉल करोगे बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर ये इसको इंपोर्ट कर लेगा। अब सेट के अंदर आपने एक देना होता है रेफरेंस, तो आप यहाँ पे लिखोगे रेफरेंस। ये जो आपका रेफरेंस है ये भी आना है ये जो फायरबेस है इसके थ्रू, तो ये आप यहाँ पे रेफ लिखोगे, ऊपर आपका रेफ जो है वो भी कॉल हो जाएगा। अगर आपका रेफ ऊपर कॉल नहीं हुआ तो आप यहाँ पे कॉमा लगा के इसको यहाँ पे ऐड कर दो रेफ, कि आप इंपोर्ट गेट डाटाबेस सेट और रेफ इन तीनों को आप इंपोर्ट कर रहे हो। रेफ का मतलब है रेफरेंस, कि आप डाटा को सेट करो, सेट करने के बाद रेफरेंस। अब इसके अंदर रेफरेंस कौन सा देना है, रेफरेंस का मतलब होता है कि कौन सी डाटाबेस और कौन सा टेबल। तो हम यहाँ पे डाटाबेस देंगे DB, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया हुआ है। फिर हम इसको रेफरेंस देके कि किस टेबल के अंदर या किस आप कलेक्शन के अंदर इसको सेट करना चाहते हो, तो हम इसको दे देंगे पोस्ट, या देना चाहो यूज़र भी दे सकते हो, हम इसको बल्कि यूज़र दे देते हैं, ये ज़्यादा पॉपुलर है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे लगा देनी है स्लैश लगाने के बाद इससे बाहर आना है, और फिर आपने यहाँ पे लगाना प्लस का साइन, इसके अंदर आप दोगे यूज़र ID। अब यूज़र ID आपने इसलिए देनी है कि अगर आप यूज़र ID नहीं दोगे ना तो आपका डाटा एक ही दफ़ा ऐड होगा, लेकिन जब आप इसको यूज़र ID लगा दोगे
फिर आपकी आईडी जितनी दफ़ा जनरेट होगी उतनी दफ़ा आपका जो डाटा वो ऐड होता रहेगा। अब आईडी आपने किस तरह से जनरेट करनी है, सिंपली आपने यहाँ पे कांस्टेंट लिखना है। कांस्टेंट लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू date.now। अब यूज़र आईडी ना हमेशा यूनिक होनी चाहिए। तो यूनिक किस तरह से हो सकती है, जब इसको हम टाइम के साथ सेट कर दें। अब जो टाइम अभी चल रहा है, मिसाल के तौर पे भी मेरे पास पाकिस्तानी टाइम है 11:42 और 6 दिसंबर 2023। अब मैं 1 मिनट के बाद भी करूं तब भी मिनट का, सेकंड का या मिली सेकंड का फ़र्क तो रहेगा। इसलिए हमने date.now को सिलेक्ट कर देना है। जब आप date.now करोगे तो ये मिनट, सेकंड के बाद आने वाले मिली सेकंड, उन सब को ये स्टोर करवा रहा होता है। तो जिस टाइम हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पर उस टाइम जो टाइम होगा उसको ये वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा और उसको एक जो आईडी है उसके अंदर जनरेट कर देगा। अब जो मर्जी बंदा कर ले उस आईडी को या उस टाइम को अगेन वापस नहीं ला सकता। वो कहते हैं ना कि गया वक्त वापस नहीं आता। तो जो एक टाइम चला जाएगा उसको हम स्टोर करवा लेंगे वेरिएबल के अंदर, उसको हम बना देंगे इसकी आईडी, और वो आईडी हमेशा यूनिक रहेगी। ठीक हो गया। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई। तो यहाँ पे आपका ये ऐड हो गया। फिर आपने यहाँ पे नाम देने हैं कि किन नेम के साथ आप वहाँ पे डाटा को स्टोर करवाना चाहते हो, कौन सी आप की रखना चाहते हो। हम यहाँ पे की देंगे और फिर वैल्यू हम इसको देंगे नेम। अब ये जो नेम है ये आपने वो नेम रखना जो आपने वहाँ पे कलेक्शन को नाम रखना है, और ये जो आपके पास नेम है ये ऊपर वाला है। ये जो आपके जो वेरिएबल है इसके अंदर जो आप इनपुट के अंदर डाटा दे रहे हो ना, उसको हम स्टोर करवा रहे हैं नेम वाली वेरिएबल के अंदर। तो ये इसके हम वैल्यू बना देंगे। सेम उस तरह से हम यहाँ पे ईमेल करेंगे। अब ईमेल भी हमारे पास की है, जिसके अंदर हमने डाटा को स्टोर करना है बाद में डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम ईमेल और वैल्यू ईमेल को किया। फिर अब आपका फंक्शन अगर यहाँ तक सही चल जाता है, इसके बाद हम यहाँ पे नोटिफिकेशन प्रिंट करवा सकते हैं। हम नोटिफिकेशन यहाँ पे क्या प्रिंट करवाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नोटिफाई, जो हमने ऊपर ली हुई है डॉट इनर टेक्स्ट, कि इसके इनर टेक्स्ट के अंदर हमारा एक डाटा जो है वो प्रिंट करवा दो कि डाटा सेव्ड। और यहाँ पे हम इसको करेंगे सेव करने के बाद यहाँ पे आएंगे और इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू दूंगा। नेम इसको दे देता हूँ मैं यहाँ पे बाबर, और ईमेल में इसको दूंगा यहाँ पे बार लिख देते हैं gmail.com, कोई भी नहीं देनी है gmail.com, और फिर करेंगे सेव बटन के ऊपर क्लिक। जैसे सेव बटन के ऊपर क्लिक किया हमारे पास यहाँ पे आ गया डाटा सेव। और अगर हम डेटाबेस को चेक करेंगे तो उसी वक्त एक यूज़र नेम के साथ एक कलेक्शन बन गया। कलेक्शन के अंदर जो वहाँ पे आईडी जनरेट हुई थी उस टाइम के लिहाज से आईडी बन गई। इसके अंदर डाटा हमारे पास सारा ईमेल और नेम। अब अगर हमने कोई न्यू आइटम ऐड करनी, मैं यहाँ पे कर दूँगा बाबर अली और फिर करूँगा सेव, और अब चेक करूँगा तो मेरे पास एक यहाँ पे और आईडी जनरेट होगी। अब 2 आईडी मेरे पास बन गई। अब ये आईडी और ये आईडी अलग अलग से है। अब ये इसकी यूनिक आईडी बन जाएगी और ये इसके अंदर इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक हो गया। अब ये डाटा तो हमने इसके अंदर स्टोर करवा दिया, लेकिन जब हम के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तब हमारे पास ये इनपुट की फील्ड खाली होनी चाहिए। इसको खाली करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे जो ये वेरिएबल लिखी हो यहाँ से आप इसको कॉपी कर लो, यहाँ तक इन दोनों को कॉपी करके नीचे आप पेस्ट करो और इन दोनों को आप डिलीट कर दो, इनका आप कांस्टेंट ख़त्म कर दो और वैल्यूज़ है वो आप कर दो एम्प्टी, कि जब भी आपका जो मतलब डाटा एक दफ़ा इसके अंदर ऐड हो जाए फिर आपकी जो वेरिएबल्स हैं या आपकी जो इनपुट्स हैं वो खाली हो जाए। अब इसके अंदर कोई भी मैं न्यू वैल्यू देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर और ईमेल answer@gmail.com और फिर करूँगा सेव। जैसे सेव किया मेरे पास इनपुट की फील्ड भी खाली होगी, ऊपर आ गया डाटा सेव, और अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे तो सेम वाला डाटा हमारे पास यहाँ पे भी प्रिंट हो गया। तो अब इस तरह से आप जो डाटा है उसको आप स्टोर करवाते हो अब डाटाबेस के अंदर। अब इसको गेट करना है, तो गेट करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे। उसके लिए पहले हम यहाँ पे लगा देंगे कमेंट। इस तरह से आप करोगे कि आपको बाद में याद भी रहे। यहाँ पे हम करेंगे गेट, और हम जब कमेंट लगाएंगे ना, इसके लिए कमेंट लगाएंगे मतलब रिमेंबरेबल के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लैश और स्टार। इससे क्या होता है कि जब आप इसको यहाँ पे क्लोज करते हो ना, अब इसके अंदर कोई भी चीज़ लिख सकते हो। ये हमारा मल्टी लाइन मतलब कमेंट्स है। इसके अंदर हम लिखेंगे गेट डाटा फंक्शन। ठीक हो गया। और इसको बेशक आप कॉपी पेस्ट करके नीचे भी कर दो कि आपका ये जो फंक्शन है इसके अंदर रहेगा, इस कमेंट के अंदर। यहाँ पे हम एक फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन को हम नाम देंगे गेट डाटा फंक्शन, और यहाँ पे हम लिखेंगे गेट और डाटा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेंगे यूज़र रेफरेंस के नाम से, यूज़र रेफरेंस, और इसको हम इक्वल कर देंगे यहाँ पे रेफरेंस जो हमने ऊपर ऑलरेडी कॉल किया हुआ है DB,
और फिर यूज़र के यूज़र वाला जो टेबल है उसका या कलेक्शन है उसका रेफरेंस बना दो इस वेरिएबल के अंदर। फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गेट मेथड का, तो आप गेट को यहाँ पे कॉल करोगे। जब आप यहाँ पे गेट को कॉल करोगे तो ऊपर भी आपके पास गेट यहाँ पे कॉल हो गया। अगर नहीं होगा तो आप खुद से यहाँ पे लिख सकते हो। गेट को कॉल किया, आप गेट के अंदर आप दोगे इसको रेफरेंस, किस डाटा को आपने गेट करना है। फिर आप लिखोगे यहाँ पे डॉट देन कि जब आपका डाटा गेट हो जाए देन क्या करो, देन इसके अंदर हम एक स्नैपशॉट या आप इसको कोई भी नाम रख सकते हो, मैं इसको स्नैपशॉट रखूँगा। इस जो पैरामीटर इसके अंदर हमारा डाटा स्टोर हो जाए। और यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट एक डाटा और इसको हम इक्वल कर देंगे डाटा इज इक्वल टू स्नैपशॉट डॉट वैल्यू। और इस वैल्यू को हम यहाँ पे मतलब कंसोल के अंदर हम डाटा को प्रिंट करवा देंगे। हम यहाँ पे डाटा लिखेंगे फिर सेव करेंगे। अब जैसे इसको मैं चेक करूँगा यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट किया और फिर हम करेंगे कंसोल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो डाटा है वो ये इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि इस फंक्शन का मैंने कॉल नहीं किया। तो इसको आप कॉपी करो और यहाँ पे आप इसको एज इट इज कॉल कर दो, ऐसे सेव करेंगे। आप इसको चेक करेंगे तो ये आपका कंसोल के अंदर डाटा प्रिंट हो गया। सेम आपकी आईडीज प्रिंट होगी और उनके अंदर जो वैल्यूज़ है ईमेल और नेम वो भी प्रिंट हो गए। अब मुझे इस कंसोल के अंदर तो प्रिंट नहीं करवाने, मुझे प्रिंट करवाने हैं एक किसी टेबल के अंदर या इस तरह से मुझे प्रिंट करवाने कि जिनको बाद में मैं इस्तेमाल भी कर सकूँ। उसके लिए हम यहाँ पे लिखना है एक कॉन्स्टेंट आप लोगे जिसको आप नाम दे दोगे टेबल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप टेबल टैग को यहाँ पे पास कर दोगे। अब ये जो टेबल टैग है इसको आपने अभी कहीं पे भी नहीं लगाया, तो अब यहाँ पे जस्ट इसको लगा दोगे टेबल टैग को। ठीक हो गया। अब ये जो टेबल टैग है ये आपका इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया कांस्टेंट टेबल के अंदर। फिर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे लेट HTML इज इक्वल टू एम्प्टी, आप इसको एक एम्प्टी करोगे। फिर आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, ऑब्जेक्ट की जो कीज़ है कौन सी की डॉट फॉर ईच के जो हर एक आपकी की है ना उसके ऊपर आप फॉर ईच लूप लगा दो और इसके अंदर आप पास कर दो और इसको आप प्रिंट करवा दो कंसोल के अंदर। या आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना तो चाहो तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट लूँगा और कांस्टेंट के अंदर मैं पास कर दूंगा यहाँ पे नेम और जो ईमेल है, दो वेरिएबल मैं इकट्ठियाँ लूँगा यहाँ पे और इसको कर दूँगा डाटा और डाटा को हम कर देंगे की। अब ये जो की है ना ये आपकी है जो हमने वहाँ पे टाइम के लिहाज से इसको सेव करवाई थी। जिस तरह से अगर आप मैं ये दिखाऊँ तो आपको नज़र आ रहा था यहाँ पे 170 और 1888762 ये आपकी की है। तो इस की को हमने इसके अंदर स्टोर करवा दिया। अब ये जो HTML का हमने ऊपर वेरिएबल ली थी ना इसके हम लिखेंगे अंदर HTML इज इक्वल टू इसके अंदर प्लस और इक्वल का साइन। फिर आपने इसके अंदर यूज़ करने बैकटिक्स आप इसलिए इस्तेमाल करोगे क्योंकि इसके अंदर हम HTML का कोड भी लिख सकते हैं और वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लेंगे एक TR का टैग क्योंकि टेबल के अंदर हम TR लेते हैं और यहाँ पे इसको कर देंगे क्लोज और इस TR के अंदर हम लेते होते हैं TH नहीं TD, तो हम यहाँ पे लिखेंगे TD और TD के अंदर हम लिखेंगे $, फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के अंदर हम प्रिंट करवा लेंगे नेम वाली वेरिएबल को और फिर इसको हम कर देंगे यहाँ पे TD को क्लोज। ठीक हो गया। अब इसी को आप कॉपी करो और नीचे कर दो पेस्ट और यहाँ पे आप जो नेम है उसको प्रिंट करवा दो। तो सर नेम तो हमने कर दिया, हम यहाँ पे ईमेल को प्रिंट करवा देंगे। अब ईमेल भी इसके अंदर प्रिंट होगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक और TD का टैग लेंगे और एक और लेंगे। अब जो फर्स्ट वाला है इसके ऊपर इसके अंदर हम लेंगे एक बटन का टैग जिसके अंदर हमने बटन प्रिंट करवाना है डिलीट के लिए या एडिट के लिए। तो यहाँ पे बटन का टैग तो हम यहाँ पे लेंगे, इसको भी हम यहाँ पे कर देंगे क्लोज और इसके अंदर हम डाटा लिखेंगे एडिट। आप एडिट लिख दो, अपडेट लिख दो, जो भी आप लिखना चाहो। मैं इसको एडिट लिखूँगा। इसके ऊपर आप ऑन क्लिक लगाओगे फंक्शन ऑन क्लिक और ऑन क्लिक के ऊपर आप लगा दोगे यहाँ पे एडिट फंक्शन या आप एडिट यूज़र कर दो एडिट यूज़र और फिर इसके अंदर आप की को पास कर दोगे यहाँ पे $, और फिर करली ब्रैकेट और की जो हमने ऊपर ली है वो इसके अंदर पास होगी और इसको आपने यहाँ पे स्टोर करवा देना यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इसी बटन को आप कॉपी करके नीचे बेशक पेस्ट कर दो ताकि हमने जस्ट इसका डाटा चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट की बजाय आप यहाँ पे एडिट की बजाय यहाँ पे कर देंगे डिलीट और जहाँ पे आपने लिखा है ना एडिट यूज़र हम यहाँ पे कर देंगे डिलीट यूज़र सेव करेंगे। अब ये जो आपका है ना ये HTML का कोड ये आपने प्रिंट करवा देना, मतलब आपका टेबल इसको आपने ये HTML की वेरिएबल है इसको आप प्रिंट करवा दो टेबल के अंदर।
हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेबल जो हमने ऊपर की हुई है, टेबल डॉट इनर HTML। इसके इनर HTML के अंदर पास कर दो ये HTML वेरिएबल को। आप सेव करेंगे आप पेज के ऊपर, तो थोड़ा सा आपने वेट करना है, मे बी नेट की स्पीड की वजह से इशू आ रहा हो। ये आ गया, ये जो हमने डाटा वहाँ पे दिया था वो डाटा हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो इसकी स्टाइलिंग बहुत ही सिंपल सी है, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई ज़्यादा CSS का इस्तेमाल नहीं किया। तो सिंपली आपने आ जाना CSS के अंदर, और यहाँ पे आप नीचे आओ या इसके ऊपर आप आ जाओ फॉर्म के ऊपर। यहाँ पे टेबल टैग को सिलेक्ट करो, टेबल को आप लगा दो विड्थ 50%, विड्थ 50%, और मार्जिन पैडिंग इसको कर दो ऑटो, मार्जिन इसको आप कर दो यहाँ पे 0 और ऑटो। फिर इस टेबल के अंदर आप लो TR का टैग, टेबल डॉट TR, TR के अंदर TD का टैग, और TD को आप लगा दो यहाँ पे बॉर्डर, बॉर्डर इसको हम करेंगे 1 पिक्सल और सॉलिड। फिर इसके अंदर आप लो यहाँ पे पैडिंग, पैडिंग उसको हम कर देंगे 5 पिक्सल और 0। फिर हम कर देंगे इसको टेक्स्ट लाइन, तो टेक्स्ट लाइन इसको हम कर देंगे सेंटर के, इसका जो टेक्स्ट है वो हमारे पास सेंटर में आ जाए। अब टेबल के अंदर हमने बटन के टैग को सिलेक्ट करना है, कि इसके अंदर जितने भी बटन के टैग आ रहे हैं, तो बटन के टैग को आप यहाँ पे कर दोगे पैडिंग, पैडिंग उसको आप कर दो 5 पिक्सल और साथ में आप कर दो 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। और फिर उसके बाद आप बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दो, बैकग्राउंड इसके ऊपर आप कर दो रेड, ग्रीन और ब्लू RGBA, और इसके अंदर आप पास कर दो रेड इसको 0। फिर आप इस यहाँ पे इसको पास कर दो 153 और यहाँ पे 255, ताकि ये हमारे पास एक ब्लू वाला कलर बन जाए एडिट के लिए। ठीक हो गया। और इसको अब यहाँ बॉर्डर भी लगा दो, बॉर्डर इसको हम कर देंगे 1 पिक्सल और सॉलिड। ठीक हो गया। फिर आप कलर लगा दो, इसको कलर हम इसको कर देंगे वाइट, और कर्सर इसको हम कर देंगे यहाँ पे पॉइंटर, साथ में हम इसको लगा देंगे ट्रांजिशन, ट्रांजिशन इसको अप्लाई कर देंगे 0.3 सेकेंड, और ईज इन आउट या ईज इन कर लो। ठीक हो गया। अब जब इस बटन के ऊपर हम होवर करें तो इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे हम होवर पे आए, होवर पे आने के बाद हम इसका बैकग्राउंड कर देंगे ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, और फिर कलर का वो हम कर देंगे ब्लैक। सेव किया। अब इसके ऊपर हम होवर करेंगे यहाँ पे, तो ये इसके ऊपर होवर इफेक्ट आ रहा है। थोड़ी सी जो ये है ना TDs, इसको हम पैडिंग लगा देते हैं ताकि हमारा कंटेंट, बल्कि इसको लगाने की जरूरत नहीं। आप इसको कंसोल को क्लोज करो, अब ये आपके पास सही आ रहा है। ठीक है। अब ये जो डिलीट वाला है इसका हमने कलर थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि हम इन दोनों में फ़र्क होना चाहिए। तो ये जो आपने यहाँ पे बटन लिया था ना main.js के अंदर डिलीट वाला, इसको यहाँ पे क्लास सेट कर दो, क्लास इसको आप सेट कर दो डेल। ठीक हो गया। और ये डेल क्लास को आप यहाँ पे इसका जस्ट बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। यहाँ पे आप लगा सकते हो इसको, जो बटन का टैग है कौन सा, टेबल के अंदर जो बटन है जिसको हमने क्लास लगाई हुई डेल की, इसका बैकग्राउंड कलर कर दो आप यहाँ पे रेड। तो रेड के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे RGBA अगेन, रेड ग्रीन और ब्लू, और इसको हम कर देंगे 117। फिर हम इसको कर देंगे यहाँ पे 8, और फिर यहाँ पे भी 8। अब सेव करेंगे और इसको चेक करेंगे, तो ये आपके पास एक रेड बटन आ गया और ये आपका बन गया ये वाला। अब इसके ऊपर भी आप होवर करके स्टाइलिंग सेम अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ पे इसको काट करो, इसके ऊपर लेके आ जाओ, इसके ऊपर किया। अब यहाँ पे करते हैं इसके ऊपर होवर, तो अब इसके ऊपर ये वाली जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई होगी। ठीक हो गया। अब आपका एडिट भी हो गया और डिलीट वाला बटन जो है वो भी स्टाइल हो गया। अब हम जो डिलीट वाला है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और हमारा जो डाटा है वो डिलीट होना चाहिए। तो जो हमने main.js के ऊपर फंक्शन लगाया था डिलीट यूज़र वाला, इसको हम कॉपी करेंगे, और ये जो आपका गेट डाटा है ना, इसके फ़ौरन बाद हम इसको कॉल कर लेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे लिखूँगे विंडो डॉट, इस फंक्शन का नाम इज़ इक्वल टू फंक्शन, और इसके अंदर हमने ऑलरेडी की पास की हुई है, उस की को भी हम इसके अंदर एज अ पैरामीटर पास कर देंगे। फिर कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे यूज़ करेंगे कांस्टेंट यूज़र रेफरेंस, कि आप किस रेफरेंस से इसको डिलीट करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे DB, और फिर यहाँ पे हम यूज़ कर देंगे इसका ये जो बैकटिक्स है, बैकटिक्स के अंदर हम पास करेंगे यूज़र्स वाला टेबल स्लैश, और यहाँ पे $, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम यूज़ कर देंगे इसकी जो की है इस रेफरेंस के अंदर स्टोर हो जाए। और यहाँ पे हम कर देंगे रिमूव, रिमूव भी हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जो हमें जो फायरबेस है वो अलाउ करता है। रिमूव इसको हमने कॉल किया,
और वो रिमूव के अंदर जैसा हम ये जो यूज़र रेफरेंस है इसको हम पास कर देंगे। ठीक हो गया। और ये जो फाइल है इसके अंदर हम लिखेंगे नोटिफाई डॉट इनर HTML। इनर HTML के अंदर हम पास कर देंगे डाटा डिलीटेड यहाँ पे। और ये जो आपके पास डाटा डिलीट होगा ना, साथ ही हम इसको उसी वक्त शो करवाएंगे। तो उसी वक्त शो करवाने के लिए जो आपके पास गेट डाटा वाला फंक्शन है इसको आप यहाँ पे कॉल कर लो इसके अंदर, कि जैसा डाटा डिलीट हो साथ ही आपका गेट डाटा वाला फंक्शन भी आ जाए। तो हम जैसे डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास ऊपर आ गया डाटा डिलीटेड, और साथ ही हमारे पास नीचे जो डाटा है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसके अंदर डाटा को डिलीट कर सकते हो। अब इसके अंदर आपने डाटा को इंसर्ट करना, गेट करना, डिलीट करना सीख लिया। अब हम करेंगे डाटा को अपडेट। डाटा को एडिट करने के लिए आप आओगे main.js के अंदर, और यहाँ पे आपने ये एडिट वाला फंक्शन लगाया है, इसको आप यहाँ से कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको नीचे लगा लोगे। तो यहाँ पे आप कर दोगे अपडेट डाटा या एडिट डाटा, जो भी आप करना चाहो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विंडो डॉट एडिट यूज़र, और एडिट यूज़र को हम इक्वल कर देंगे फंक्शन के, और फंक्शन के अंदर हम पास कर देंगे की जो हमने उसके अंदर पास की हुई है। फिर यहाँ पे हमने सेम तरह से इस तरह से हमने डिलीट के लिए रेफरेंस बनाया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र रेफरेंस इज इक्वल टू रेफ, और DB के अंदर हम पास कर देंगे यहाँ पे यूज़र। तो यहाँ पे आप यूज़ कर लेंगे बैकटिक्स का। तो यहाँ पे हम पास कर देंगे यूज़र्स स्लैश डॉलर और की, ये हमने इसके अंदर पास कर दिया। अब की इसके अंदर हमारे पास स्टोर होगी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखेंगे यूज़र को आप गेट करो कहाँ से, फ्राम यूज़र रेफरेंस, जो हमने ऊपर जो वेरिएबल लगाई है उसको डॉट। देन जब आपका यूज़र गेट हो जाए देन क्या करो, देन इसके अंदर आप आइटम को पास कर दो, और यहाँ पे ठीक हो गया। और यहाँ पे आप कांस्टेंट लो, कांस्टेंट को आप नाम दे दो नेम के इज इक्वल टू आइटम डॉट वैल्यू, और वैल्यू का आप इक्वल कर दोगे डॉट नेम के, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो डाटा वो स्टोर है, जो डाटा हमारे पास है डाटाबेस के अंदर। अगर आपको मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर आइटम को प्रिंट करके दिखवाऊँ, यहाँ पे आइटम डॉट वैल्यू के, यहाँ पे वैल्यू आप सेव करके आप अगर आपको मैं चेक कराऊँ ना, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट आप कंसोल के ऊपर, और फिर आप क्लिक करो एडिट के ऊपर। एडिट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जिस एडिट के ऊपर हमने क्लिक किया वो वाला डाटा हमारे पास यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट हो गया। अब सेकंड को मैं करता हूँ तो सेकंड वाला डाटा हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, एक नेम ली जिसके अंदर हमने नेम को प्रिंट करवा दिया। सेम उस तरह से हमें कॉस्ट ले लेंगे ईमेल के लिए, और ये जो ईमेल की वैल्यू है वो हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। ठीक हो गया। फिर हम इन वेरिएबल्स को जो फॉर्म है उसके अंदर शो करवा देंगे। तो हम सेम जिस तरह से हम यहाँ पे कॉल किया था ना, अगर आपको मैं दिखाऊँ ये वाले, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इनको लगा दो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट नेम, और यहाँ पे आप नेम को प्रिंट कर दो। और आपके पास सेकंड आ रही है ये ईमेल, तो इसके अंदर आप ईमेल को पास कर दो। ये आपके पास इनपुट्स हैं, इनपुट्स की वैल्यूज़ के अंदर आप इसको स्टोर करवाना। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे एडिट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा ये मेरे पास नीचे डाटा आता है। ये नीचे डाटा आ गया, एडिट के ऊपर क्लिक किया तो ये वाला डाटा हमारे पास इस फार्म के अंदर चला जाएगा। तो ये आपके पास फार्म के अंदर डाटा आ गया, और सेकंड के अंदर आपके पास ये बाबर प्रिंट हुआ है। मुझे बाबर नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमने नेम को पास कर दिया। यहाँ पे हम पास कर देंगे ईमेल को। अब सेव करेंगे और अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वाला डाटा हमारे पास फार्म के अंदर आ जाएगा, ईमेल के अंदर ईमेल और नेम के अंदर नेम। लेकिन जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये जो सेव BTN है ये आ रहा है। मुझे अब सेव BTN नहीं चाहिए अपडेट BTN। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर मैं अपडेट डाटा वाली जो क्लास है उसको यहाँ पे गेट कर लूँगा। ये मैंने क्लास लगाई थी अपडेट डाटा वाली, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे लिख लूँगा डॉट अपडेट डाटा। उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा डॉट क्लास लिस्ट, के अंदर क्लास लिस्ट को गेट करो। इसके अंदर आप क्लास ऐड कर दो शो वाली को ऐड किया। अब यहाँ पे अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगा एडिट के ऊपर तो मेरे पास ये अपडेट वाला बटन भी नीचे शो हो जाएगा। अब मेरे पास अपडेट वाला आ गया, साथ में मुझे सेव वाला जो है वो हाइड करवाना है। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। इसके अंदर मैं क्लास पास कर दूँगा सेव वाली। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, इसको हमने क्लास रखी थी सेव BTN, हम सेव BTN वाली क्लास यहाँ पे लगाएंगे और इसके अंदर हम क्लास पास देंगे हाइड वाली। अब ये जो हाइड और शो वाली क्लास है ये मैंने आपको CSS फाइल के अंदर स्टार्ट में समझाया था, या आपको मैंने समझाया था ना कि हाइड और शो वाली क्लास। अब जैसे मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा, ये मेरे पास अभी नीचे डाटा आ गया। एडिट के ऊपर क्लिक किया
मेरे पास बटन आ गया अपडेट का और फॉर्म के अंदर डाटा आ गया। ठीक हो गया। अब आपको पता चल गया कि किस तरह से हमने डाटा का जो बटन है वो चेंज करवाना। सेम फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और बटन हमारा चेंज हो जाता है। फिर आएंगे main.js के अंदर, और ये जो बटन हमने है ना, ये वाला बटन, इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कांस्टेंट और अपडेट फॉर्म btn, अपडेट फॉर्म अंडरस्कोर btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इस क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम इस बटन की आईडी पास कर देंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर क्लिक करके अपडेट करवाना डाटा। कॉपी किया और यहाँ पे इसको पास कर दिया। इसके ऊपर हम इवेंट लगाएंगे, अपडेट btn डॉट एड इवेंट लिस्टर, किसके ऊपर आप इवेंट लगाओ, कौन सा, क्लिक का, कि जब भी यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे हमारे पास एक फंक्शन चल जाए अपडेट फॉर्म, अपडेट और फॉर्म लिख देंगे। अब इस अपडेट फॉर्म के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं उनको हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे और अपडेट फॉर्म, ये आपके पास अपडेट फॉर्म आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लेंगे जिसका हम नाम देंगे नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम पास कर देंगे सेम तरह से हम जो आईडी है उसको, और इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू उसको हम यहाँ पे स्टोर करवा देंगे। सेम इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे ईमेल को, और ये ईमेल वाली जो आईडी है हम इसके अंदर भी पास कर देंगे, तो ईमेल हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगी। इसको कॉपी किया और यहाँ पर हमने पास कर दी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम कंडीशन भी लगा देंगे, इफ़ आपका जो मतलब नेम है, नेम इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी, अगर आपका डाटा वो एम्प्टी के इक्वल नहीं होता, या आपका जो डाटा वो ईमेल इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी, अगर वो आपके पास एम्प्टी नहीं होती, उनके अंदर कोई ना कोई वैल्यूज़ होती है, यानी क्या करो, देन आप डाटा को सेट कर दो, जिस तरह से आपने पहले यूज़ किया ना। अब यहाँ पे अगेन हम सेट का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम यूज़ द रेफरेंस जो हमने ऊपर पाया हुआ है, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे। वहाँ पे हमारे पास नेम है, तो नेम के अंदर हम नेम टेबल है उसका डाटा, और ईमेल है तो ईमेल के अंदर भी हम ईमेल वाला डाटा यहाँ पे दे देंगे, ईमेल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, तो एरर हमारे पास क्या आ रहा है कि यहाँ पे हमने लगाया ईमेल इफ़ नेम इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ये हमारे पास ठीक है। तो एरर इसमें, अच्छा, इसको हमने इक्वल डाल के आगे नहीं किया कि कौन सी वैल्यू इसके अंदर आए, तो इसको हम एम्प्टी करेंगे। अब सेव करेंगे। जब आपके पास ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, देन क्या करो, देन आप एक मतलब नोटिफिकेशन जो है वो शो करवा सकते हो। तो एल्स अगर आपके पास ये ना हो, देन आप क्या करो, देन आप कर सकते हो notify.html। अगर हम मिसाल के तौर पे फॉर्म अपडेट बटन के ऊपर तो क्लिक करते हो, तो लेकिन आप जो डाटा वो आप नहीं देते उसके अंदर, मतलब डाटा आप डिलीट कर देते हो, तो यहाँ में हम कर देंगे प्लीज़ ऐड डाटा। ठीक हो गया। और अगर आपका ये डाटा सेट हो जाता है, सेट होने के बाद आपका notify.innerhtml, इनर HTML के अंदर आप कर दो अपडेटेड डाटा, अपडेटेड डाटा। ठीक हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद आप ये जो गेट डाटा वाला फंक्शन है वो भी आप साथ ही कॉल कर लोगे। अगर आपका डाटा अपडेट हो जाता है, देन आप डाटा को गेट कर लो। गेट करने के बाद ये जो आपके बटन्स हैं आपने यहाँ पे स्टोर करवाए, अब बटन की क्लासेस भी आप यहाँ पे चेंज करवा सकते हो इसके अंदर। जब आपका डाटा गेट हो जाए, गेट होने के बाद यहाँ पे इनकी क्लास आपने ऐड करवाई थी, हम यहाँ पे अब कर देंगे रिमूव, ताकि हमारे पास एक खाली फॉर्म आ जाए, और यहाँ पे हम कर देंगे रिमूव। अब ये आपका डाटा इसके अंदर क्लासेस जो है वो रिमूव हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमने क्लियर इनपुट्स भी करनी है, तो क्लियर इनपुट्स के लिए भी आप यहाँ पे क्लियर लिखोगे, और ये आप यहाँ तक इसको कॉपी कर लो। कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इनको पास कर दोगे। यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे आप लिख दो इनपुट्स, और इनपुट्स के अंदर आप जहाँ पे आप वैल्यू को वैसे लिख रहे हो वहाँ पे विकल्प करके यहाँ पे खाली वैल्यू डाल दो कि आपके इसके अंदर कोई वैल्यू ना हो। आप सेव करेंगे। अब हम करेंगे अपने एडिट के ऊपर क्लिक, एडिट के ऊपर क्लिक किया, फिर हम कर देंगे अपडेट के ऊपर क्लिक, एडिट, और फिर अपडेट के ऊपर क्लिक किया। तो अभी मेरे पास एरर आ रहा है, चेक कौन सा आ रहा है, और मेरे पास आ रहा है नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन कैन नॉट एक्सेस फॉर इनिशियलाइजेशन, कि आप नेम को एक्सेस नहीं कर सकते इनिशियलाइज करने से पहले। तो मैं इसको देखता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, नेम, यहाँ पे नेम इज़ नॉट इक्वल टू, तो ये मेरे पास ठीक तो है। वाई इज़ एरर, नेम, और सेव किया, ठीक है। कोड तो हमारे पास ठीक आ रहा है, ईमेल भी ठीक है, ईमेल इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी,
वो एरर हमारे पास ये था कि इनको हमने यहाँ पे ना वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया, तो एक हमने नेम के से यहाँ पे वेरिएबल दे दी और ऊपर भी हमने सेम तरह से डिक्लेयर कर दी। तो हम यहाँ पे इसको ख़त्म कर देंगे, तब इसको अगर हम ख़त्म करेंगे तब हमारा डाटा जो है वो अपडेट होगा। एरर हमारे पास ये आ रहा था कि यहाँ पे हमने नेम और ईमेल को यहाँ पे डिफाइन किया था ना, अगेन हमने कॉन्स्टेंट के अंदर लिख दिया, तो अगेन हमें कॉन्स्टेंट के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं, हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर इसको एज इट इज़ कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया था, हमें इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं, हम जस्ट इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे और इसके अंदर कोई वेरिएबल देने की ज़रूरत नहीं। अब अगर हम इसके ऊपर करेंगे अपडेट के ऊपर क्लिक, एडिट के ऊपर क्लिक किया, फिर अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा। अब एडिट के ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पे आपके पास आ रहा था बाबर, इंस्टेड ऑफ बाबर मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 अपडेट करूँगा, मेरे पास उसके बाद डाटा अपडेट हो जाएगा। अब जब डाटा को हम सेव करते हैं ना, सेव करने के बाद फ़ौरन बाद डाटा हमारा ऐड नहीं होता, उसके लिए भी हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया होता ना, ये गेट डाटा वाला, इसको आप कॉपी करो और जहाँ पे आपका डाटा ऐड हो रहा है ना, अब यहाँ पे आपका डाटा सेट हो रहा है, इसके फ़ौरन बाद आप इसको कॉल कर लो, तो अब जो डाटा यहाँ पे होगा ना इस फॉर्म के अंदर, उसी वक्त आपको नीचे भी शो होगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी दे देता हूँ, यहाँ पे ये रैंडम सा डाटा दे के और इसके ऊपर लगा दूंगा gmail.com ऐसे करूँगा, इसको सेव किया, ये डाटा मेरे पास उसी टाइम नीचे शो हो जाएगा। ठीक हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी किस तरह से आप CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हो फायरबेस और जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।